विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग अकाउंटेंसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम प्रवेश का अंतिम वीडियो पार्ट 6 बना रहे हैं और यहाँ हमारा चैप्टर पूरा होगा। तो इसमें देखिए अपने स्वाध्याय का प्रश्न नंबर है 19। टप्पू और सोनू 1:2 में लाभांश बांटते हैं और 31 के दिन 16 के दिन उनका पक्की तल दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ समायोजन भी है। तो इन समायोजन को ध्यान में रखकर, जैसे ख्याति का मूल्यांकन 54,000 किया गया है और देनदारों पर डूबोतीर्ण अनामत 10,000 रखना है। जमीन मकान में 10% वृद्धि करनी है। यंत्रों की बही कीमत, यहाँ देखिए यंत्रों की बही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 25% अधिक है, इसकी गणना करेंगे हम। और स्टॉक की कीमत 10% घटाना है। और यहाँ नया साझेदार गोली है, तो गोली नई पीढ़ी में शुद्ध संपत्ति का 50% जितनी रकम पूंजी के रूप में लाएगा, इसकी गणना करेंगे। साझेदार की पूंजी आपको परोक्ष रूप से दी गई है तो इसको निकालना पड़ेगा। फिर गोली अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। और अंतिम समाधान है टप्पू अपने लाभ का 1/3, यहाँ देखिए लाभ का यहाँ शब्द दिया है, तो टप्पू अपने लाभ का 1/3 भाग, जबकि सोनू अपने लाभ में से, यहाँ ध्यान इसको क्या पढ़ना है आपको, में से, अपने लाभ में से 1/6 भाग गोली को देंगे। तो इस तरह से इस पर से हम त्याग निकाल लेंगे और टप्पू का हिस्सा निकाल लेंगे। तो गणना देख लेते हैं पहले इसकी। तो इसकी गणना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर साझेदार का त्याग में यहाँ दिया है टप्पू अपने भाग का 1/3 भाग त्याग करता है। तो इसमें अब बताएंगे इसके अंदर, तो इसका हिस्सा है 1/3 का रहा ये। तो आप देखिए ज़रा इसमें ये टप्पू का हिस्सा, तो टप्पू का हिस्सा कितना है 1/3 और सोनू का हिस्सा है 2/3। तो टप्पू का हिस्सा 1/3 है, तो उस 1/3 हिस्से में वह कितना दे रहा है त्याग, 1/3 त्याग कर रहा है। तो ये देखिए ये टप्पू का हिस्सा जो आपको पुराना अनुपात में दिया है वो 1/3 है, उसका यानी गुणा कर देना है आपको। तो 1/3 गुणे का यानी गुणा, और 1/3 भाग दे रहा है, तो इसके हिस्से का 1/3 करेंगे तो 1/9 हो गया। ठीक है। उसके बाद है सोनू अपने भाग में से, यहाँ देखिए में से दिया हुआ है, तो भाग में से 1/6, अगर में से दिया है तो फिर गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा 1/6 को ध्यान में ले लेना है। तो वो 1/6 भाग त्याग करती है। तो इस प्रकार से साझेदारों का त्याग बराबर हो जाएगा। तो यहाँ टप्पू और सोनू, तो टप्पू का कितना है हमने निकाला ऊपर 1/9, तो 1/9 हो गया। और सोनू कितना है 1/6। ठीक है, ये गुणा का खास ध्यान रखना, का दिया हो तो गुणा करना भाग पुराने भाग में, और का नहीं दिया तो सीधा वो लिख देना। तो इसका हमने 1/6 लिख दिया। अब दोनों का हर समान कर लेंगे, तो 6 और 9 दोनों को कॉमन करने के लिए 18 हो सकता है। तो 9 को 18 करने के लिए 2 का गुणा किया और 6 को 18 के लिए 3 का गुणा किया। तो इस तरह से ये देखिए अनुपात हुआ 2/18 और इसका हुआ 3/18, और नया अनुपात इनका त्याग का अनुपात हो गया 2:3। ठीक है, तो एक गणना तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी पर से गोली का हिस्सा निकल आएगा। गोली को टप्पू कितना देगा 2/18, तो देखिए 2/18 प्लस सोनू से कितना मिलेगा 3/18, दोनों जोड़ देंगे तो 2 और 3 कितना हो गया 5/18। तो ये हिस्सा किसका हो गया, गोली का हिस्सा हो गया 5/18। अब उसके बाद नया अनुपात निकाल लेते हैं। नया अनुपात बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। तो पुराना भाग यहाँ पर आपको दिया है, टप्पू का 1/3 है, 1:2 है तो 1/3, और सोनू का 2/3 है। और उसमें टप्पू ने त्याग किया 1/9, और इसको भी 18 से कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर हमने गुणा किया 6 का, यहाँ पर गुणा किया 2 का, तो आया 4/18। ये सब आप पहले सीख चुके हैं उसके अनुसार। सोनू का देखिए पुराना अनुपात इसका 2/3 है, उसने त्याग किया 1/6। इसमें भी हम 3 और 6 को 18 के करेंगे तो यहाँ 6 का गुणा होगा, यहाँ 3 का गुणा होगा, तो आएगा 9/18। और गोली का हिस्सा हमने देखा कि उसको 5/18 मिल रहा है, जैसे हमने गणना किया 5/18 उसको मिल रहा है। तो नया अनुपात अब सबके नीचे 18 हो गया, तो 4:9:5, ये देखिए 4:9:5, ये नया अनुपात हो गया।
उसके बाद है ख्याति। गोली की ख्याति रोकड़ में लाता है तो ख्याति का मूल्यांकन 54,000 हुआ है तो 5/18, तो यानी गोली की ख्याति कितनी होगी, 15,000 की होगी। रोकड़ में आएगा तो ख्याति का प्रीमियम खाते उधार रोकड़ है तो, और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते जमा कर देंगे त्याग के अनुपात में। त्याग का अनुपात हमने जो निकाला है 2:3, 2/5 और 3/5। उसके बाद एक गणना और है यंत्र। यंत्र की बाजार कीमत लिखा है, यंत्र की बाजार कीमत 25% अधिक है, इस तरह लिखा गया है। तो यहाँ पर हम अधिक है तो 100 अगर माने तो अधिक है तो 25% जोड़ देंगे तो 125 हो गया। तो इसकी गणना इस तरह होगी, बाजार कीमत और मूल कीमत। अगर बाजार कीमत 125 है तो मूल कीमत होती है 100, और अगर बाजार कीमत 1 लाख, यहाँ बाजार कीमत दिया है आपको, बाजार कीमत 1 लाख है तो मूल कीमत कितनी, तो हल करेंगे तो कितना आएगा 80,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यंत्र की कीमत में कमी हुई है पहले की अपेक्षा, वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद शुद्ध संपत्ति हम इसकी गोली की पूंजी हम सवाल करके फिर गणना करेंगे उसके अंदर से। तो सबसे पहले हम इसमें एंट्री कर लेते हैं पूरा। तो इसमें देखिए ख्याति पुरानी दी गई है 54,000, तो पुरानी ख्याति को पहले हम क्या करेंगे, इसको पुराने अनुपात में अभिलिखित कर देंगे 54,000 को। तो साझेदारों के पूंजी खाते में इसकी असर बता देंगे। यहाँ पर साझेदारों के पूंजी खाते ख्याति को अभिलिखित कर लेंगे, और ये रकम हो रही है 18,000, पुराना अनुपात 18,000, 36,000, 18,000 और 36,000। ये पुरानी ख्याति को हमने अभिलिखित कर दिया। उसके बाद है जमीन मकान 3 लाख दिया है, तो यहाँ पर जमीन मकान संपत्ति में लिख देंगे जमीन मकान। तो जमीन मकान की कीमत में यहाँ परिवर्तन होगा तो इसको हम रकम अंदर बताएंगे, और नहीं होगा तो बाहर लिख देंगे। यहाँ पर जमीन मकान 3,30,000, तो इसके अंदर यानी वृद्धि हो रही है, तो इसको हम यहाँ दर्शा रहे हैं 3 लाख, 3 लाख पुरानी कीमत, 3 लाख इसका ये दर्शा दिए। फिर उसके बाद आता है दूसरा, जमीन मकान के बाद है यंत्र। यंत्र है इसमें 1 लाख, यहाँ भी यंत्र में भी परिवर्तन हो रहा है, तो यंत्र की कीमत हम लिख देंगे अभी। तो यंत्र की कीमत है 1 लाख, 1 लाख यंत्र की कीमत हो गई। फिर उसके बाद है स्टॉक। तो स्टॉक की कीमत भी यहाँ पर 40,000 दिया है, परिवर्तन होगा तो स्टॉक भी अंदर लिख देंगे 40,000, 40,000 स्टॉक हो गया। उसके बाद आता है देनदार, 80,000 है, तो देनदार 80,000 लिख देंगे, 80,000। और देनदार के बाद यहाँ देखिए रोकड़ दिया हुआ है, और रोकड़ है 40,000, तो रोकड़ खाते में लिखेंगे रोकड़ को। तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में शेष आगे लाए, यहाँ पर रोकड़ में 40,000। ये संपत्ति पक्ष पूरा हो गया। अब दायित्व पक्ष में देखिए पूंजी है, पहले टप्पू और सोनू की पूंजी 2 लाख और 3 लाख, तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में शेष आगे लाए 2 लाख और 3 लाख, दोनों की पूंजी हो गई। फिर उसके बाद दिया है लाभानी खाता। देखिए तो लाभानी खाता बिना बांटा हुआ अनामत है, और ये दायित्व है तो जमा शेष कहेंगे, लाभ कहेंगे। तो ये 48,000 का लाभ है, तो 48,000 का लाभ इसमें दर्शाएंगे। तो इसको हम पूंजी खाते के जमा पक्ष में बांट देंगे, तो आएगा 16,000, 32,000, 16,000 और 32,000, 32,000, 1:2 में इसको बांट दिया है। फिर आता है लेनदार। लेनदार आएगा दायित्व में 50,000, यहाँ पर लेनदार है, और लेनदार की रकम यहाँ दर्शा देंगे 50,000, ये दायित्व में 50,000। उसके बाद आता है लेनदार के बाद डूबोतीर्ण अनामत। देखिए यहाँ दिया हुआ है डूबोतीर्ण अनामत, लेकिन हमें समायोजन में करना है, तो डूबोतीर्ण अनामत को ध्यान रखना है कि 16,000 है, तो इसको हम उसके साथ में एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अब समायोजन देख लेते हैं। पहला समायोजन इसमें दिया है ख्याति का मूल्यांकन 54,000 हुआ, तो उस पर हमने गणना किया है। तो गणना के अंदर ख्याति का मूल्य यहाँ पर
गोली की ख्याति यहाँ पर कितनी निश्चित हुई है, ख्याति की मूल्य है इसकी 54,000। तो इस पर से इसको 15,000 ख्याति निश्चित हुई है, तो इसकी 15,000 ख्याति रोकड़ में लाता है। तो पहले असर रोकड़ खाते में ख्याति का प्रीमियम यहाँ बता देंगे 15,000 ख्याति का प्रीमियम, और इसको साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांट देंगे ख्याति का प्रीमियम। तो दोनों साझेदारों के हिस्से में ख्याति का प्रीमियम होगा 6,000 और 9,000। यहाँ पर 6,000 और 9,000 एक ख्याति का त्याग के अनुपात में बांट दिया। उसके बाद समायोजन अगला है, देनदारों में डूबत ऋण अनामत 10,000 रखना है। तो यहाँ पर देनदार में डूबत ऋण अनामत 10,000 रखने को बोला है, और आपको पक्की तलपट में भी वहाँ दिया हुआ है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो देनदार में देखिए यहाँ पर 80,000 है, डूबत ऋण अनामत हमने 10,000 कर दिया सूचना के अनुसार, बाहर आ गया 70,000। तो देनदार यहाँ पर हो गया अपना बाहर 70,000। तो 70,000 देनदार हो गया। अब 10,000 जो देनदार है वो रकम पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में 16,000 इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में यहाँ पर डूबत ऋण अनामत 16,000 दिया है, और हमने प्रावधान कितना किया 10,000। तो ये जो 10,000 का प्रावधान किया 16,000 है, तो उसमें से 6,000 बढ़ा, तो जो 6,000 बढ़ेगा वो पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे। तो पुनः मूल्यांकन के जमा में जो बढ़ी रकम है उसको लिख देंगे 6,000, डूबत ऋण अनामत की वृद्धि जो हुई वो, तो 6,000 यहाँ दर्शा देंगे। फिर समायोजन उसके बाद है, जमीन मकान की कीमत में 10% वृद्धि करना है। तो यहाँ पर जमीन मकान की कीमत में 10% वृद्धि करना है, तो संपत्ति में यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो इसके अंदर संपत्ति में प्लस 10% यानी कितना हो जाएगा 30,000। तो 30,000 हमने यहाँ बढ़ा दिया है, तो ये हो गया कुल 3,30,000। 3,30,000 ये 10,000 की 10% वृद्धि हो गई, और पुनः मूल्यांकन में इसको हम जमा ले लेंगे। तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में जमीन मकान 30,000 ये रकम यहाँ पर बढ़ जाएगी 30,000। फिर उसके बाद है समायोजन इसमें आगे, यंत्रों की बही कीमत बाजार कीमत से 25% अधिक है। तो इसकी हमने गणना किया, तो उस गणना में हमने देखा कि यंत्र की यहाँ पर कीमत आई 80,000 आई। इसकी कीमत जो हमने यहाँ गणना दर्शाया हुआ है, तो इस गणना के आधार पर इसकी कीमत 80,000 आई। तो यंत्र में हम कमी बताएंगे, तो यंत्र की कमी कितनी होगी यहाँ पर 20,000। यहाँ पर यंत्र बताया है पहले से 1,00,000, उसमें कमी हो जाएगी 20,000 माइनस, और इस तरह से यंत्र की कीमत तो कितनी हो जाएगी 80,000, और कमी हुई तो इसको हम पुनः मूल्यांकन खाते में दर्शा देंगे, यंत्र खाते 20,000 जो कमी हुई इसको दर्शा दिए यहाँ पर। फिर समायोजन उसके बाद है, स्टॉक की कीमत में 10% कमी करना है। तो यहाँ पर स्टॉक देख लेते हैं, यहाँ पर संपत्ति में स्टॉक, तो स्टॉक यहाँ 40,000 है, 10% कमी करना है, तो 4,000 कमी हो जाएगी, और बाहर आएगा घटा करके 36,000, और 4,000 कमी हुई, इसको भी हम कहाँ लेंगे पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में। यहाँ पर उधार पक्ष में हम यहाँ लिख देंगे 4,000, स्टॉक में कमी 4,000। फिर उसके बाद आता है, गोली की जो है गोली नई पीढ़ी की शुद्ध संपत्ति की 50% रकम पूंजी के रूप में लाएगा। तो इसको तो अभी हम गणना करके देखेंगे, और बाकी सब तो यहाँ हो गया है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पर हमारा पहले तो पुनः मूल्यांकन चेक करते हैं, सब पूरा हो गया है। 6,000 और 30,000 दो एंट्रीज में है, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया, तो इसका हो जाएगा इसका टोटल 36,000, और इसका टोटल हम यहाँ लाएंगे 36,000, और यहाँ पर 20,000 है और 4,000 है, 24,000 है, बचा 12,000, और पुराना अनुपात इनका है 1:2, उसमें बांट देंगे 1:2 में। तो इसको मिलेगा 4,000 और इसको मिलेगा 8,000, हो गया 12,000। इसको लाके हम पूंजी खाते में जमा कर देंगे पुनः मूल्यांकन के नाम से। तो यहाँ पर हो जाएगा 4,000 और 8,000, 4,000 लाभ हुआ, इसको 8,000 का लाभ हुआ डैश,
उसके बाद अब इसकी एंट्री करने के बाद अब यहाँ पर गोली की पूंजी हमको निकालना है। तो गोली की पूंजी निकालने के लिए इसके लिए हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं हम कि टप्पू की पूंजी, यहाँ पर इस तरफ देखिए टप्पू के इसमें रकम 2,00,000, 16,000, 6,000 और 4,000, तो इतनी रकम यहाँ दी गई है। तो इनको जोड़ करके उसमें से 18,000 माइनस कर देंगे। तो इसमें से 18,000 माइनस करेंगे तो ख्याति की तो रकम बचेगी इसकी 2,08,000, यानी इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा 2,08,000। तो 2,08,000, तो देखिए यहाँ हमने लिखा ये टप्पू की पूंजी बताया 2,08,000, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए इसका सोनू का 3,32,000, 9,000 और 8,000 इतने अमाउंट है, और उसमें से घटा देंगे 36,000। तो 36,000 जब माइनस हो जाएगा तो इसका बचेगा 3,13,000, 3,13,000 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से टप्पू की पूंजी, अब यहाँ आपको एक गणना देखना है इसके अंदर। तो गणना इस तरह से देखेंगे आप, शुद्ध संपत्ति को हम क्या बोलते हैं, कुल पूंजी कहते हैं। तो शुद्ध संपत्ति अथवा कुल पूंजी बराबर होता है कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, ये सूत्र है। अब कुल पूंजी जो है साझेदारों की, तो कुल पूंजी बराबर टप्पू की पूंजी, सोनू की पूंजी, गोली की पूंजी। अगर तीनों की पूंजी हम जोड़ देंगे तो कुल पूंजी आ जाएगी। अब इसमें से हमारे पास दो की पूंजी है। टप्पू की पूंजी जैसे हमने बताया 2,08,000 है, और सोनू की पूंजी है 3,13,000, और गोली की पूंजी नहीं दिया है, अभी निकालना है। और एक हमको हिंट दिया गया है कि यहाँ पर शुद्ध पूंजी की 50% पूंजी गोली की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि टप्पू और सोनू ये दोनों की पूंजी जितनी है उतनी ही पूंजी गोली होगी, तो ही 50% होगा। तो ये दोनों की पूंजी इसको हम जोड़ देंगे तो ये दोनों का जोड़ होगा 5,21,000। इन दोनों का जोड़ कितना होगा 5,21,000 बराबर, ये इसका जोड़ हुआ है इनका। तो ये पूंजी जो है जब 50% है तो 50% यानी उतनी ही पूंजी गोली की होगी। तो इसका मतलब गोली की पूंजी भी कितनी होगी 5,21,000। तो आपको ये समझ करके इसको हल कर देना है। तो इस तरह से पूंजी निकालेंगे। फिर से देखिए जरा एक बार, ये पूंजी जो निकाले हम 2,08,000, तो वो हम किस तरह से निकाले, अभी हमने जो समायोजन कर लिए उसके आधार पर टप्पू का जमा का टोटल माइनस उधार का टोटल, फिर उसके बाद सोनू का जमा का टोटल माइनस उधार का टोटल, और वो रकम हमने इस तरह से यहाँ दर्शा दिया। तो टप्पू का आया 2,08,000, सोनू का आया 3,13,000, और इनको जोड़ दिया तो आया 5,21,000। और जो सूचना दी गई है कि शुद्ध पूंजी का 50% इसकी पूंजी है, तो इसका मतलब जो पूंजी है वो आधी पूंजी है और आधी पूंजी गोली की है। तो यानी 50% इतना है तो फिर 50% उतना ही होगा। तो इस तरह से दोनों मिलाकर के पूंजी 50%, 50% यानी बराबर हुआ 5,21, 5,21, यानी गोली को पूंजी कितनी लानी पड़ेगी 5,21,000 लानी पड़ेगी। तो ये गोली की पूंजी मिल गई। अब ये रोकड़ में लाएगा तो इसकी असर हम पूंजी खाते में दर्शा देते हैं। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में गोली की पूंजी हम बता देंगे रोकड़ खाते 5,21,000, 5,21,000 ये पूंजी हमने दर्शा दिया। और इसकी दूसरी असर रोकड़ खाते के उधार पक्ष में गोली की पूंजी 5,21,000 ये दर्शा दिया। और अब पूंजी खाता में इसको बंद करेंगे हम। तो पूंजी खाते का यहाँ पर योग करेंगे, तो इसका योग करेंगे इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर 2,16,000, 6,000 और 4,000, 2,26,000, 2,26,000 इसका टोटल देखेंगे। इसका टोटल यहाँ पर हो रहा है 3,00,000 है, 32,000 है, और 9,000 और 8,000 इनको जोड़ देते हैं तो 3,49,000, 3,49,000। और उसके बाद गोली में तो एक ही रकम है तो वो लिख देंगे 5,21,000। इसको यहाँ ले लेंगे 2,26,000, और इसका 3,49,000, 3,49,000, और इसका 5,21,000, और अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए जैसे हमने अंतर लिखा था यहाँ पर, ये अंतर यहाँ लिखा था हमने, दोनों को घटा के 2,08,000, 3,13,000, तो वही डिफरेंस यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर घटाने पर वही रकम आएगा
तो यहाँ पर टप्पू का आएगा 2,08,000 और इसका आएगा 3,13,000। ठीक है, ये अंतर आ गया। और इसका 5,21,000 रहेगा क्योंकि इसमें कुछ माइनस नहीं होना है। इस तरह से 50% पूंजी में ये दोनों हैं और 50% में अकेला है, तो 50% बराबर 100% हो गई पूंजी। और अब इसको हम लाएंगे पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में दर्शा देंगे इनकी पूंजी को। तो यहाँ पर पूंजी दर्शाएंगे इसकी 2,08,000 टप्पू की, 2,08,000 और इसकी पूंजी हो जाएगी 3,13,000, 3,13,000 और इसकी पूंजी हो जाएगी 5,21,000, 5,21,000 और कुल योग हो जाएगा 10,42,000, 10,42,000 हो गया पूरा। और अब इसके ऊपर से रोकड़ खाता इसको पहले बंद कर लेते हैं। तो रोकड़ खाता में टोटल हम करेंगे, इसका उधार पक्ष का ज़्यादा होगा 40,000, 15,000 और 5,21,000, 5,76,000, 5,76,000 और इसका यहाँ पर कोई रकम नहीं है 5,76,000 और अंतर वही रखेंगे 5,76,000। और इसके बाद इसकी असर हम पक्की तलपट के दायित्व में दर्शा देंगे इसको हम रोकड़ खाते का शेष। तो रोकड़ खाते का शेष यहाँ पर दर्शाएंगे, इसका 5,76,000 यहाँ पर रोकड़ खाता 5,76,000 और अब इनका कुल योग करेंगे तो कुल योग आएगा इसका 10,92,000, 10,92,000 और इसका भी टोटल देखिए, दो अमाउंट है 10,42,000 है और 50,000 है, तो यहाँ पर 10,92,000 इसका हो गया। और यहाँ पर अपने 33, 80, 36, 70 और 5, 76 टोटल करेंगे तो ओके 10,92,000, 10,92,000 दोनों पक्ष का योग बराबर हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट होता है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में मीत, जीत और नील 3 साझेदार हैं और तीनों का अनुपात पुराना है 3-2-1 और उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट यहाँ दी हुई है। और समायोजन देखिए जरा, पहला मीत अपने लाभ में से 1/8 और नील अपने भाग में से 1/24 भाग हीर के पक्ष में त्याग करेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिया कि अपने भाग का, ऐसा नहीं दिया है, तो आपको सीधा आप क्या है ना खाली हर समान कर देना है, तो आपको त्याग का अनुपात मिल जाएगा। पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 किया गया, हीर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी। विनियोग की बाजार कीमत 52,000 है, बहिम लिखना है। कारीगर मुआवजा 18,000 दवा मंजूर हुआ है और यंत्रों की बाजार कीमत 60,000 है, मकान की बाजार कीमत 1,26,000 है। हीर पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ लाएगी। अब यहाँ पर एक नया चीज़ ये दिया है आपको कि हीर की पूंजी को आधार पूंजी मान करके अन्य साझेदारों की पूंजी नए लाभान के अनुपात में रखनी है। और दूसरा, आवश्यक असर रोकड़ खाते देनी है। हमने एक सवाल में देखा था आवश्यक असर चालू खाते देनी है, आवश्यक असर बैंक खाते देनी है, और यहाँ क्या दिया है आवश्यक असर रोकड़ खाते देनी है। ये सब आपको खास ध्यान रखने का है मुद्दों को। और यहाँ पर हीर की पूंजी को आधार पूंजी मानना है, उस पर से हम अंतिम पूंजी सभी साझेदारों की डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रश्न हुआ। अब सबसे पहले हम गणना देख लेते हैं थोड़ी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने इसके अंदर गणना में त्याग, मीत अपने भाग का 1/8, अपने भाग में से 1/8, नील अपने भाग में से 1/24 त्याग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 24 है, तो इसको 24 करने के लिए 3 का गुणा कर दिए, तो इसका मतलब कि मीत का त्याग हुआ 3/24 और नील का त्याग हुआ 1/24, यानी 3 साझेदारों में से 2 साझेदार त्याग कर रहे हैं, मीत और नील। जीत का यहाँ पर कोई त्याग नहीं हो रहा है और इस पर से अनुपात बनेगा 3:1। ये 3:1 त्याग का अनुपात हो गया। ठीक है, नया अनुपात निकाल लेंगे। तो नया अनुपात निकालेंगे तो यहाँ देखिए मीत, तो मीत का पुराना है 3/6, उसमें वो त्याग कर रहा है 1/8 त्याग कर रहा है, तो इसको हर समान करेंगे, 48 बनाएंगे, तो यहाँ 6 का गुणा, यहाँ पर 8 का गुणा, तो 18/48 हो गया। फिर नील
नील का पुराना 1/6 है, 1/24 त्याग है, इसको भी 48 बना लेंगे तो यहाँ 2 का गुणा और यहाँ पर 8 का गुणा, तो हो जाएगा 6/48। और उसके बाद है जीत। जीत का 2/6 है, ये कोई त्याग नहीं करता है, तो फिर उसका खाली हर समान कर लेंगे, तो 8 का गुणा कर दिए तो यहाँ पर इसका हर बन गया 16/48। और हीर को कौन कौन देना है इसके अंदर, मीत और नील। तो मीत दे रहा 3/24 और नील का 1/24 को मिलेगा, तो इसको मिलेगा 4/24। और क्योंकि सबके नीचे 48 है तो इसको भी हम 48 बना लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो यानी इसको हो जाएगा 8/48। तो इस तरह से अनुपात बनाएंगे। तो 18/6 ये क्रम लगाएंगे तो 18/6 16/8 नाम के अनुसार देखिए, नाम पहले मीत, जीत, नील, हीर क्रम में लगा लेते हैं। तो मीत का 18 हो गया, जीत का 16, नील का 6 और हीर का 8। इनको छोटा कर देंगे, तो छोटा करेंगे 2 का भाग सब में जा रहा है, 2 9 18 9, 2 8 16 8, 2 3 6 3, 2 4 8, तो 9 8 3 4 ये बन गया नया अनुपात। ठीक है। ख्याति की गणना देख लीजिए। हीर की ख्याति, तो कुल ख्याति का मूल्यांकन 60,000 हुआ है, तो हीर का हिस्सा उसमें कितना है 8/48, तो निकाला तो 10,000 ख्याति आ गई। और इसकी ख्याति जो आएगी वो ख्याति रोकड़ है, तो साझेदारों के पूंजी खाते सीधा जैसे हम आगे बताएं उसे जमा कर देंगे। यहाँ पर उसी नहीं लिख रहे हैं इसके बारे में। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ देखिए जरा, यहाँ पर आपको लास्ट समायोजन बोला है कि हीर जो पूंजी लाएगी तो उस पूंजी को आधार पूंजी मान करके सभी साझेदारों की पूंजी लाभान के अनुपात में, नए लाभान के अनुपात में रखनी है। तो पहले हम नाम लिख दिया सबका, मीत, जीत, नील और हीर। इनका नया अनुपात जो हमने भी निकाला वो लिख दे रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए 9 8 3 4, तो ये देखिए हमने यहाँ अनुपात लिख दिया 9 8 3 4, इस तरह से यहाँ लिख देंगे। और इसको लिखने के बाद अब हमको सवाल में दिया है समायोजन में कि हीर की पूंजी 50,000 है, वो 50,000 पूंजी लाएगी, इतना दिया हुआ है। तो इसको आधार मान करके बाकी सबकी पूंजी निकाल देंगे। तो उसको निकालने के लिए एकदम सरल तरीका है, जैसे मीत, अब मीत का कितना है 9, तो निकालेंगे 4 भाग पर 50,000 पूंजी है, तो देखिए 4 भाग पर पूंजी 50,000, तो 9 भाग पर कितना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 9 × 50,000 है ना, 50,000 × 9 बटे में 4, तो कितनी पूंजी आ गई इसकी 1,12,500। तो ये पूंजी हो गई किसकी, लाभान के अनुपात में मीत की। जीत की देखिए फिर से वही 4 भाग पे 50,000 है, 4 भाग पर पूंजी 50,000, तो इसका 8 है, तो 8 भाग पर कितना, तो 8 भाग पर 50,000 × 8/4, यानी ये 4 जो है भाग में आता जाएगा, ध्यान रखना खाली। तो इसको हो गया 1,00,000। उसके बाद है फिर से नील की पूंजी निकालेंगे, तो 4 भाग पर 50,000 हीर की पूंजी है, तो 3 भाग पर नील की पूंजी कितनी 50,000 × 3/4, तो इसका हुआ 37,500। तो अब ये सारी पूंजी लाभान के नए अनुपात में हो गई। कौन सा अनुपात, 9 8 3 4 नए अनुपात में हो गई। ये आपको अंतिम जो है उसमें समायोजन में ऐसा बोला गया है। तो ये पूंजी हम इसको दर्शा देंगे यहाँ से था इसको, ये देखिए पूंजी खाते के यहाँ पर शेष आगे ले गए अंतिम पूंजी, क्योंकि ये लाभान के अनुपात में इसको रख देना है, तो कर दे रहे हैं इसको हम। 1,12,500 इसका आया था, 1,12,500, और इसका आया था 1,00,000, और इसकी पूंजी है 37,500, 37,500। ये मैंने पूंजी इसको दर्शा दिया यहाँ पर, यानी इनकी पूंजी। और दूसरा जो नया साझेदार हीर, उसकी पूंजी तो 50,000 दिए हुआ है, तो ये पूंजी हमको पहले दर्शा देने का ज्ञान करके। और अब हम प्रश्न अपना गिन लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर पक्की तलपट में जो बाकी दी गई है इसके अंदर, तो उसके अनुसार मकान यहाँ दिया है 1,00,000, तो उसकी असर हम संपत्ति में लिख देंगे, मकान 1,00,000 समायोजन है 1,00,000। मकान के बाद है यंत्र है 80,000, तो यंत्र की कीमत 80,000 यहाँ लिख दिए। फिर है विनियोग दिया है 60,000 और देनदार 40,000। विनियोग 60,000 और देनदार है 40,000। देनदार कुछ समझो नहीं, ये तो बाहर लिख देंगे सीधा, देनदार 40,000। आगे है स्टॉक 64,000,
स्टॉक भी बाहर लिख देंगे 64,000। और उसके बाद है रोकड़, रोकड़ है 26,000, रोकड़ खाते में उधार पक्ष में दर्शा देंगे। तो रोकड़ में 26,000 शेष आगे लाए 26,000। ये कंप्लीट हो गया। दायित्व देख लेते हैं। तीनों की पूंजी है 1,75,000 और 50,000, तो पूंजी खाते में इसको लिख देंगे जमा पक्ष में। तीनों की पूंजी 1,00,000 और इसका है 75,000 और 50,000, तीनों की पूंजी हो गई। और उसके बाद अब सामान्य अनामत है 12,000, तो 12,000 को पुराने अनुपात में इनके बांट देंगे। पुराना अनुपात है 3, 2, 1, तो 6,000, 4,000, 2,000, 6,000, 4,000 और 2,000 बांट दिए। उसके बाद है विनियोग अनामत 20,000 दिया है, तो विनियोग अनामत बांट देंगे 6,000, 4,000, 2,000, 6,000, 4,000 और 2,000। तो इस तरह से सामान्य अनामत और विनियोग अनामत 20,000, तो इसका बांटे हम 6,000, 4,000, 2,000, क्योंकि विनियोग में इसमें कमी हो रही है, इसको समझ लें जरा। विनियोग की बाजार कीमत 52,000 है, जो बही में लिखना है। तो विनियोग की बाजार कीमत 52,000 है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर विनियोग, तो विनियोग हमने यहाँ कितना लिखा है, यहाँ 60,000 लिखा है, जिसमें कमी हो रही है। कितने कमी हो रही है इसके अंदर, 8,000 की। और ये विनियोग कितना हो गया बाहर, 52,000, तो 8,000 कमी हुई। अब यहाँ पर विनियोग अनामत कितना दिया है, विनियोग अनामत है 20,000, तो 20,000 में 8,000 कमी निकाल दो, तो कितना बचा, 12,000, तो 12,000 को बांट दिया हमने। और 12,000 को बांटेंगे तो उसको हमने बांट करके यहाँ दर्शा दिया, देखिए 12,000 को 6,000, 4,000, 2,000, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद आता है कारीगर मुआवजा अनामत, यहाँ दिया है 15,000, तो कारीगर मुआवजा अनामत 15,000 है। इसमें कारीगर का दावा देखिए स्वीकार हुआ है, कारीगर का ये 18,000 का दावा मंजूर हुआ है, इसमें ऐसा दिया है। तो 18,000 दावा मंजूर हुआ है, जिसको हम पहले दायित्व में लिख देंगे पक्की तलपट के। तो पक्की तलपट के दायित्व में कर्मचारी मुआवजा का दावा दर्शा देंगे, और मुआवजा का दावा है 18,000, ये दायित्व में यहाँ पर 18,000 यहाँ हो गया। और अब ये इसको यहाँ दर्शा दिए, और इसका अंतर देखिए जरा। हमारे पास दावा का अनामत है 15,000 और दावा स्वीकार हुआ 18,000, तो 3,000 बढ़ रहा है, तो नुकसान हुआ है, तो इसको पुनः मूल्यांकन में उधार कर देंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में मुआवजा का दावा 3,000, बड़ी रकम यहाँ दर्शा देंगे। फिर उसके बाद है कारीगर लाभ भाग फंड 35,000, दायित्व है, तो दायित्व में लिखेंगे इसको पक्की तलपट के दायित्व में, कारीगर लाभ भाग फंड यहाँ पर हो जाएगा 35,000। उसके बाद है कारीगर बचत खाता 40,000, ये भी दायित्व है, तो 40,000 यहाँ दर्शा देंगे। फिर है लेनदार है 23,000, समायोजन है, अंदर लिखेंगे 23,000। इस तरह से सारी एंट्रियाँ हो गई। अब समायोजन लेते हैं करके। पहला समायोजन देखिए, तो पहले में तो अनुपात निकालना, तो हमने निकाल लिया है। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 हुआ, और हीर की पूंजी ख्याति रोकड़ में आएगी, तो इसकी एंट्री कर देते हैं पहले। तो हीर रोकड़ में ख्याति लाएगी, तो त्याग के अनुपात में बांट देंगे इसको हम। तो यहाँ लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम, देखिए जिस तरह से इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं अपने, तो ख्याति का प्रीमियम, तो ख्याति का प्रीमियम लिख करके, और इसका त्याग का अनुपात हमने निकाला था 3:1, तो 7,500 और 2,500, यहाँ पर 7,500 मीत का, जीत का तो कोई त्याग था नहीं, और इसका 2,500, दो का ही त्याग यहाँ दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर मीत और नील दो का त्याग है 3:1 में, तो ये दोनों के बीच में हमने ख्याति को बांट दिया।
तो यहाँ पर देखिए मीत और नील दोनों को 7500 और 2500 ख्याति ये हो जाएगी। और रोकड़ खाते में क्योंकि रोकड़ ख्याति आई है तो ख्याति का प्रीमियम यहाँ दर्शा देंगे। तो इनकी ख्याति है 10,000 यहाँ दर्शा देंगे और वहाँ पर बांट दिए 7500 और 2500 3:1 में बांट दिए। फिर समायोजन उसके बाद है पेड़ी विनियोग की बाजार कीमत, ये तो हो गया। कारीगर मुआवजा भी हो गया। यंत्रों की बाजार कीमत 60,000 है और मकान की कीमत है 1,26,000। तो यहाँ पर अब संपत्ति में अपने यहाँ लिखे हैं मकान और यंत्र। तो इसके अंदर पहले यंत्र है, यंत्र की कीमत 60,000 है। तो यहाँ पर यंत्र कितना है 80,000। तो 20,000 कमी कर देंगे, ये हो गया 60,000। 60,000 ये हो गया। और उसके बाद है मकान की बाजार कीमत 1,26,000 है। तो वृद्धि हो जाएगी 26,000 की, तो हो जाएगा 1,26,000 वृद्धि हो गई। तो इसको यहाँ दर्शा देंगे पुनः मूल्यांकन खाते में। तो पुनः मूल्यांकन खाते में मकान में तो वृद्धि हुई तो 26,000 यहाँ आ जाएगा 26,000। यंत्र में कमी हुई 20,000 यहाँ दर्शा देंगे उधार में। फिर उसके बाद आता है हीर की पूंजी 50,000 रोकड़ लाएगी तो उसका असर बता देते हैं। तो यहाँ पर हीर पूंजी रोकड़ में लाएगी तो एक तो इसकी असर आएगी रोकड़ खाते के उधार में। हीर के पूंजी खाते 50,000 रोकड़ पूंजी आई 50,000। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने कॉलम में हीर का कॉलम यहाँ नहीं बनाया है, तो इसको हम डायरेक्ट बना भी सकते हैं और नहीं बनाए तो डायरेक्ट हम दर्शा सकते हैं। तो सीधा पक्की तरफ हम दर्शा दे रहे हैं इसको हम। ये देखिए यहाँ पर तो हीर की पूंजी यहाँ डायरेक्ट हम बता दिए 50,000। अगर वहाँ दर्शाना हो तो वहाँ दर्शा सकते हैं। तो दो असर हमने डायरेक्ट यहाँ बता दिए, ठीक है 50,000। उसके बाद है 50,000 ये हो गया। और हीर की पूंजी को आधार पूंजी मान करके क्या करना है, इसको सभी साधारण पूंजी नए अनुपात में रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किसको हमने पहले से निकाल दिया है। तो यहाँ पर हमने हीर की पूंजी को आधार रूप मान करके और सभी की पूंजी को लाभान के नए अनुपात में रख दिया और उसके असर यहाँ दे दिया है पूंजी खाते में। देखिए तो इस तरह से अब हमारे लगभग सारी एंट्रियाँ सब हो गई हैं। अब देखते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन में जमा पक्ष में हो रहा है 26,000 और इसको लाएंगे उधार में 26,000 और इनका अनुपात पुराना जो रहेगा तो 3-2-1 में इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अंतर देखिए 3,000 और 20,000 घटाएंगे 23,000 3,000 बचेगा यहाँ पर 3,000 लाभ। और अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1,500, 1,000 और 500 1500 1,000 और 500 हो गया पूरा। इसको ले लेते हैं पूंजी खाते में। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में पुनः मूल्यांकन खाता 1,500 1,000 और 500 इसको यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद अब ये खाता बंद करते हैं इसके अंदर। तो पहले देखते हैं इसका मीत का। तो मीत का टोटल यहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है, इसको 1,06,000 7,500 फिर 6,000 फिर 1,500 इनको जोड़ेंगे तो 1,21,000 1,21,000 और इसको यहाँ लिख देंगे 1,21,000। और यहाँ हमने पहले से अंतिम बाकी निकाल के रखा हुआ है तो अंतर यहाँ निकालेंगे तो जो अंतर आएगा सूचना दिया गया अंतिम समायोजन में कि रोकड़ खाते दर्शाना है। तो अंतिम जो इसका आएगा रोकड़ खाते यहाँ डिफरेंस आएगा 8,500। ये इसका डिफरेंस आया 8,500। और ये जो है कौन सी साइड आया, ये उधार साइड। तो इसको हम जमा साइड में दर्शाएंगे मीत की पूंजी खाते। तो रोकड़ खाते के जमा पक्ष में मीत की पूंजी खाते 8,500 एक कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए अब दूसरे में आप देखेंगे तो यहाँ पर जीत। अब जीत का देखिए जीत की पूंजी यहाँ पर शेष 1 लाख बता रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके अंदर 75,000 4,000 फिर 4,000 और फिर 1,000। तो इसका जोड़ कर रहे हैं जिससे जो है कम हो रहा है। तो इसका जोड़ यहाँ ले लेंगे पहले 1 लाख 1 लाख और यहाँ लिख देंगे 1 लाख टोटल में 1 लाख और अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका अंतर भी रोकड़ खाते जाएगा
तो ये अंतर इसका आ रहा है 16,000 रोकड़ खाते। ठीक है, तो ये रोकड़ खाते जमा तरफ आया, तो रोकड़ खाते इसको हम उधार साइड लिखेंगे। तो रोकड़ खाते को उधार पक्ष में यहाँ लिख देंगे जीत के पूंजी खाते। तो ये रकम आएगी 16,000, ये दर्शा दी है। अब उसके बाद साझेदार आया नील। तो नील का देखते हैं इसमें। तो नील का यहाँ पर देखिए 50,000, 2,000, 2,500, 2,000 और 500, इसको जोड़ रहे हैं तो 57,000 हो रहा है। इसका जोड़ हुआ 57,000। इसको यहाँ लाएंगे 57,000, 57,000 और उसमें से 37,500 है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 19,500 बच रहा है। तो रोकड़ खाते इसका आएगा 19,500, ये डिफरेंस आया। तो रोकड़ खाते आया, तो ये उधार साइड में है, तो फिर रोकड़ खाते के जमा साइड दर्शाएंगे। तो रोकड़ खाते के जमा साइड नील के पूंजी खाते दर्शा देंगे 19,500, 19,500 हो गया। और उसके बाद इसका टोटल ले लेंगे रोकड़ खाते का। तो रोकड़ खाते में 26,000 है, 10,000 है, 50,000 और 16,000, इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हो रहा है 1,02,000, 1,02,000। यहाँ लाएंगे 1,02,000 और उसमें से 8,500, 19,500 दोनों माइनस करेंगे तो 74,000 आएगा, 74,000 आएगा। तो ये शेष आया इसका रोकड़ का 74,000। इसको हम संपत्ति में दर्शा देंगे रोकड़ शेष। संपत्ति में रोकड़ शेष यहाँ पर रोकड़ शेष 74,000। उसके बाद साझेदारों की पूंजी जो हमने निकाला है अंतिम पूंजी। तो ये देखिए अंतिम पूंजी जो हमने ज्ञात किया था, ये 1,12,500, 1,37,500, इसको ले लेंगे पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में। तो पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में इसको दर्शा देंगे। तो यहाँ पर तीनों की पूंजी 1,12,500 मीत की, 1,12,500 और जीत की हो जाएगी 1,00,000 और नील की हो जाएगी 37,500 और हीर की तो 50,000 पहले से हम लिख दिए थे। इनका टोटल कर देंगे तो इसका टोटल हो रहा 3,00,000। और इस तरह से हमारे दोनों पक्ष में रकम कंप्लीट हो गई। तो यहाँ देखिए इसके पक्ष में संपत्ति में यहाँ पर 1,26,000 हो गया, 60,000 हो गया, 52,000 हो गया, 40,000, 64,000 और 74,000, इनको जोड़ेंगे तो 4,16,000। इसका टोटल हो रहा है 4,16,000। और इस साइड में देखिए तो यहाँ पर एक तो 3,00,000 हो गया और ये हो गया 35,000, फिर 40,000 हो गया। और उसके बाद है लेनदार। तो लेनदार में कुछ दिया नहीं है तो यहाँ बाल ले रहे हैं 23,000 लेनदार। तो लेनदार 23,000 हो गया और 18,000 जो है ये इसका हो गया। तो इसको जोड़ देंगे तो इसका जोड़ भी 4,16,000, 4,16,000। इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका ये प्रकरण यहाँ पूरा होता है और आपको बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया गया। छोटी छोटी गणनाओं को भी ध्यान में लिया गया और आप अच्छे ढंग से और तैयारी करेंगे और पूरा चैप्टर अच्छी तरह तैयार करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और अब अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।